हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एनएमटीसी इंटर 2024 की पार्ट बी यानी कि इंटीजर टाइप्स की आंसर की डिस्कस करूँगा और सॉल्यूशंस भी दूंगा। यूट्यूब की लिमिट के कारण मैं टोटल 5 पार्ट्स में ये वीडियो आंसर की अपलोड करूँगा। ये पहला पार्ट है। मैं हर पार्ट में एट एन एवरेज 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो शुरुआत से चालू करते हैं। सबसे पहला क्यूब वाला सवाल है ए बी 2026। अगर आपके पास पेपर है तो देख लीजिए। बेसिकली हमारे पास एक क्यूब का नेट फिगर दे रखा है 2026, 1, डी और सी। बेसिकली हमारे पास ये फिगर है। हमें दे रखा है कि ए बी सी और डी की जो वैल्यूज है वो उनके सारे एडजेसेंट साइड्स का एवरेज है। अब सारे स्टूडेंट्स ने बाय सारे आई मीन 90% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर 2026 किया होगा, क्योंकि हमने देखा नहीं कि 2026 और 1 के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, यानी कि वो रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो 2026 इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज 811। अब यहाँ पे एक बार सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना चाहिए। इस डायग्राम से हमें थोड़ा अंदाजा लग सकता है कि हमें एवरेजेस किस हिसाब से लेना है। तो मैं बेसिकली एवरेज की डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख देता हूँ। 4D इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी प्लस 2026। 4B इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस 2027। 4C इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस 2027 और 4A इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस 1। यहाँ से हमें सीधा सीधा सबसे पहली चीज मिलती है कि बी और सी बराबर है। उसके बाद हमारे पास है 4D इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी प्लस 2026। वहां से मैं कह सकता हूँ कि 4D इज इक्वल टू ए प्लस 2B प्लस 2026। ए और बी की इस इक्वेशन से भी मैं कह सकता हूँ कि 4B इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस 2027 और 4A इज इक्वल टू 2B प्लस डी प्लस 1। बेसिकली हमारे पास ये 3 इक्वेशन बनती है। अब ये बेसिकली 3 इक्वेशन, तीन वेरिएबल, हमें इन्हें सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करें, ये एक सवाल उठ सकता है। इन दोनों इक्वेशन को मैं सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू डी माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस डी प्लस 2025। टू बी और टू बी कैंसिल हो जाएगा। उसी के साथ मैं एक बार इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। मेरे को मिलेगा 4 इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस 2027 प्लस 4B। थोड़ा फेमिलियर सा लग रहा है, राइट? तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेसिकली यहाँ से कि 4 टाइम्स ए प्लस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस डी प्लस 4054। यहां से मेरे पास आ जाता है a प्लस डी की वैल्यू 2027। अब इस वाली इक्वेशन को मैं बेसिकली अगले स्लाइड पे लिखता हूँ। बेसिकली यहां से मैं कह सकता हूँ 3 इंटू, उसे उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई। 5 इंटू डी माइनस ए इज इक्वल टू 2025। 5 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 405 बचेगा। और हमने उस साइड से निकाल ही लिया था a प्लस डी की वैल्यू 2027। डायरेक्टली सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटाते हैं तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 1622, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 811। इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ट्रिक ये थी कि इन्होंने 2026 के लिए दे नहीं रखा और सबसे पहले सॉल्व करता वक्त हमारा आंसर 2026 ही आता है। वही ये अकेला कारण है इन्होंने ऐसा क्वेश्चन इंटीजर टाइप में दिया, वरना क्लोज ऑप्शंस नहीं होते तो शायद एमसीक्यू में होता तो शायद ये ज़्यादा स्टूडेंट से सही हो जाता। अगला सवाल ये है कि हमारे पास एक सेट है एस, ये जाता है 1 2 3 से लेके 15 तक।
number of subsets A of S containing 4 elements such that each element differs by at least 2. अब इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। एक तो मैं ले लूँ x, दूसरा मैं ले लूँ x प्लस वाई, तीसरा ले लूँ x प्लस वाई प्लस जेड, या ए बी सी की टर्म्स में ले लेते हैं। ए बी सी की टर्म्स में शायद हमें थोड़ा समझने में लिखने में भी आसानी पड़े, तो मैं टर्म्स ले लेता हूँ। मान लो जो हम सबसेट बना रहे हैं उसकी टर्म्स हो गई ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट। अब मेरे पास क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले बी यहाँ पे लिख ही देते हैं, बी कॉमा सी कॉमा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके अलावा मेरे पास एक कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लेस देन इक्वल टू 15। एक और मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब ये e ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 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 और ये चीज़ को मैं 15 के बराबर कर देता हूँ। सॉरी, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। बेसिकली मैं बेगर मेथड यहाँ पे यूज़ करने के लिए एक सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ले आता हूँ। अब यहाँ पे पांचों को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा हूँ, 2 2 2, टोटल ये हो गए 6 एक साथ, तो यहाँ पे 8 प्लस 4c4 जो है 12c4, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके आ जाएगी 495। दिस इज योर आंसर, 495। अब ओरिजिनल आंसर की मैं आई थिंक कोई और आंसर दे रखा था, बट फाइनल आंसर जो एमटीआई ने भी एक्सेप्ट किया वो है 495। तो इससे आप बेगर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या फॉल्स कॉइन मेथड, पार्टीशनिंग मेथड, जैसे भी आपने पढ़ा है। पीएनसी में बहुत ज़्यादा यूज आता है ये मेथड और ये अप्रोच। आंसर इस क्वेश्चन का है 495। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, पूरा मैं लिखने नहीं वाला। कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं बेसिकली, जिसमें से पहले मैंने 13 कार्ड्स को चुना और उन्हें साइड में फेंक दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग 39 है, जो रिमेनिंग 39 कार्ड्स है, उनमें से मैंने कोई एक कार्ड चुना। तो बताओ उस एक कार्ड की चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 13 का कोई मल्टीपल हो। सबसे पहले 1 से 52 में 13 के मल्टीपल्स है 13, 26, 39 और 52। ये चारों मल्टीपल्स है हमारे पास 13 के। अब बेसिकली यहाँ पे आप दो मेथड कर सकते हो, या तो आप इंडिविजुअली सारे केसेस बिल्ड करके लो, कि सबसे पहले एक केस में जब चारों मल्टीपल्स निकाल दिए, एक मल्टीपल निकाला, दो मल्टीपल निकाले, और ऐसे आप सारे मल्टीपल्स निकाल केसेस लेके कैलकुलेट कर सकते हो। वो एक मेथड है, टेक्निकली स्पीकिंग वो सही तरीका है। बस ये क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, 13 कार्ड्स आर चोजन फ्रॉम रैंडम, chosen at random and thrown away without noting the numbers on them। यानी कि अगर वो 13 नंबर हमारे पास होते भी तो हम ये कह ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है कि जो हम केस ले रहे थे कि चारों में से मान लो एक भी नहीं गया, एक चला गया, दो चले गए, तो केसेस लेना ही व्यर्थ है, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम कह ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है कि क्या है। लेट सपोज कि हमारे पास 52 के 52 कार्ड है, 4 और 52 इक्वल टू 1/13। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है उन कार्ड्स में से एक 13 का मल्टीपल निकालने की। पर मैंने यहाँ से 13 निकाल भी दिए 52 में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास अभी भी 13 के सारे मल्टीपल्स बचेंगे? प्रोबेबिलिटी उतनी ही है, क्योंकि हम रैंडमनेस के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, हमने निकाला है कि नहीं निकाला। इन द एंड आंसर एक्सेप्टेड फॉर दिस क्वेश्चन इज 14, राइट। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 14 ही है। m प्लस n पूछा था, तो 1/1 प्लस 13, आंसर इज 14। उन्होंने भी शायद से यही अप्रोच यूज किए कि ये फर्क, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करोगे हो तो जाएगी, केसेस लेके करोगे उससे भी वेरीफाई कर लिया है, उससे भी आंसर 1/13 नहीं आ रहा है। बस इतना फर्क है कि हमें बस ये देखना है कि विदाउट नोटिंग द नंबर्स ऑन देम,
जो हम कार्ड्स निकाल रहे हैं वो भी कंप्लीटली रैंडम अरेंजमेंट ही है, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की वजह सीधा सीधा डायरेक्ट 4/52 कर दे। तो ये अगेन वैसा ही ग्राफ है, जब जो थोड़ा बहुत भी सोच लेगा, ज़्यादा नहीं सोचेगा, उसका इक्वेशन सही हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा सोचेगा उसका भी सही हो जाएगा, बीच वाले लोगों का जो बीच में अटक जाएगा उनका गलत हो जाएगा। तो अगेन उस पैटर्न का क्वेश्चन था। अब ऐसा तो है नहीं कि जिनके बहुत कम सोचने वाले के सारे ही सही हो जाए, इसलिए पेपर का पैटर्न, पेपर बनाते ये लोग ऐसे है कि जिनके सारे सही हो, जो बहुत ज़्यादा सोचे हर क्वेश्चन के लिए, उन्हीं के आंसर ज़्यादातर सही है। वरना तो आप लगभग बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे इस पेपर में कि आप उनमें जितना कम सोचोगे उतना आसानी से आंसर आएगा। अब जैसे इसके बाद मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्वेश्चन 19 और 20, वो मैं अगले पार्ट में लूँगा, मैं उनसे पहले क्वेश्चन 30 डिस्कस करना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन 30 में हमें दे रखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें हमें पता है कि P2 हमारा 7 है, P3 13 है और P5 भी 7 है। तो देखो अनअकैडमी के टीचर ने, अजय सिंह सर ने इसका सोल्यूशन अपलोड किया है। उन्होंने 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल और पूरा सॉल्व किया है। बहुत लंबा सोल्यूशन है क्योंकि, और हमें ये भी दे रखा है b इक्वल टू -48, सम ऑफ रूट्स की कंडीशन है बेसिकली। यहाँ पे उनके सोल्यूशन से अच्छा एक सोल्यूशन मेरे पास भी है। कंसिडर fx इज इक्वल टू px - 7। अब fx की क्या क्या रूट्स है? देखो एक रूट तो 2 है, एक रूट 5 है, ऐसा क्वेश्चन ने हमें दे रखा है। तीसरी रूट, सम ऑफ रूट्स क्या सेम रहेगा fx का और px का? देखो वीतास रिलेशन कहते हैं, या सिंपल जे के लिए भी पढ़ रहे हैं तो इसे -b/a, हम सबको पता है कि -b/a इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। अब मैं इक्वेशन को ऊपर शिफ्ट करूं या नीचे शिफ्ट करूं, सम ऑफ रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा हमें वीतास रिलेशन दे रही है, राइट? तो सम ऑफ रूट्स अगर अभी भी 40 है, एक 2 है एक 5 है, तो तीसरी रूट 33 आ जाएगी। इससे मैं कह सकता हूं लेट fx इज इक्वल टू a इंटू x - 2 x - 5 x - 33 - 7। अब मैं कह देता हूं कि यानी कि fx ये है, px के लिए मैं बेसिकली बस सिर्फ यही रिलेशन यूज करूंगा जो हमारी a इंटू, सॉरी ये fx है, मैंने एक्सीडेंटली पूरा मिटा दिया। अब fx है a इंटू x - 2 x - 5 x - 33 और ये बराबर है px - 7 के। जब आप इसमें वैल्यू डालोगे, अब हम कैसे कैलकुलेट करें a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट का हमें दे नहीं रखा और हमें पता है px का एक लीडिंग कोएफिशिएंट तो है ही, नॉन मतलब उसके बारे में हम कह नहीं सकते। तो हम यहाँ पे p की वैल्यू, x की वैल्यू सॉरी 3 डाल देते हैं। सो a इंटू -2 इंटू -30 इक्वल टू 13 - 7 इक्वल टू 6, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 1/10। इस हिसाब से हमारे पास px आ गया 1/10 इंटू x - 2 x - 5 x - 33 प्लस 7। अब मैं इसी इक्वेशन में p35 डाल देता हूँ, वो आ जाएगा 1/10 इंटू 33 इंटू 30 इंटू 2 प्लस 7। 0 से 0 गया, ये 6, बेसिकली 198 प्लस 7, आंसर हो जाएगा इसका 205। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल से भी कर सकते हैं। बस अगर आप ये सोच लो कि सम ऑफ रूट्स ग्राफ को नीचे या ऊपर शिफ्ट करने पे चेंज नहीं होता, तो बस आपको ये सोचने के बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है और सही आंसर भी बड़ी इजीली आ जाता है। सो दैट्स इट, 1 आउट ऑफ 5, पार्ट 1 आउट ऑफ 5 या फिर 1 आउट ऑफ 4, जैसे जितना जल्दी क्वेश्चंस हो पाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं अगले पार्ट में डाल दूंगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।